आज हम बोर एटॉमिक मॉडल के जो 4 पोस्टुलेट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसकी मैथमेटिक और मैथमेटिकल डेरिवेशन डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में। जैसे कि हमें मालूम है बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्दे फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में घूम रहे होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल में। यानी कि अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल का अपना स्पेसिफिक वैल्यू होगा, और जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होंगे वो उस एनर्जी स्पेसिफिक वैल्यू रखते हुए घूम रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में होंगे और फिर उस सेकंड एनर्जी लेवल की भी एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसमें घूम रहे होंगे, और इसी तरह से थर्ड में फोर्थ में उनकी वैल्यूज होंगी। ये कहा था नील बोहर साहब ने, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था और उसी पर हमारा लेक्चर एंड हुआ था। आज हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है तो न्यूक्लियस से कितने फासले पे घूमता है। फर्स्ट शेल में होगा तो उसका रेडियस नंबर 1 होगा, सेकंड शेल में चला जाएगा तो रेडियस नंबर 2 होगा, और थर्ड में जाएगा तो रेडियस नंबर 3 होगा, और nth रेडियस कोई भी नंबर में 4, 5 में हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए मैथमेटिक्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मैथमेटिक्स में जाने से पहले उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि न्यूक्लियस एटम के मरकज में होता है, एटम के सेंटर में होता है। तमाम जो मैसिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और भी जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं, वो सारे न्यूक्लियस में होते हैं। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है। अब यहाँ एक बात नोट करने की ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन मैस के लिहाज से 1836 टाइम, बल्कि 32 टाइम, आई थिंक 1832 टाइम मैसिव होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। यानी मैस उसका ज्यादा है लेकिन चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में घूम रहा होता है एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस के गिर्दे, उसकी ख्वाहिश होगी बाहर की तरफ निकले, और प्रोटॉन उसको खींच रहा होगा अपने गिर्दे। तो लिहाजा जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उस एनर्जी लेवल में दो तरह के फोर्सेस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करते हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो न्यूक्लियस की तरफ है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन की मोमेंट की वजह से है, जो बाहर की तरफ निकलना चाहता है। दोनों बराबर है, लिहाजा वो उसी शेल के अंदर घूम रहा होगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। अच्छा, उसके लिए अभी हम कैलकुलेशन करेंगे रेडियस मालूम करने के लिए। तो स्टार्ट लेते हैं जी कूलम्ब फोर्स से। क्यों कूलम्ब फोर्स लेंगे? इसलिए लेंगे कि दो चार्जेस के पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो कूलम्ब फोर्स की मदद से मालूम कर सकते हैं। जो मैसिव बॉडीज है उसके लिए तो फिर न्यूटन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज की बात आ रही है तो इसलिए कूलम्ब फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कूलम्ब फोर्स जैसे कि हम जानते हैं F = K Q1 Q2 R स्क्वायर, ये 10 में भी हमने पढ़ा है और यूनिट नंबर 1 में भी इसका जिक्र है। तो वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। F = K कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है 1/4πε0, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है K। E.E/R n का स्क्वायर। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो E है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। दोनों बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि एक पे पॉजिटिव पे नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दूसरा E प्रोटॉन की चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जाहिर स्क्वायर होगा ना, Ke का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Rn का स्क्वायर nth ऑर्बिट को शो करता है। अगर फर्स्ट शेल में होगा तो n = 1, सेकंड में तो 2, थर्ड में 4, थर्ड में 3 और 4 वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये आ गया इक्वेशन 1।
ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, तो जब भी कोई बॉडी हैविंग मास m मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ मस्ट हैव सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जब भी कोई जिस्म सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसका रेडियस r हो, उसका मास m हो, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगता है। और उसके लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन है mv स्क्वायर अपॉन r, vn nth ऑर्बिट के अंदर स्पीड को शो करता है, rn nth ऑर्बिट का रेडियस शो कर रहा है। अब ये कैसे आता है, ये प्रूफ करना है, ये हमारा आज का टास्क नहीं है। ये तो हमें पहले से मालूम है और प्रूफ भी किया है हमने अपने लेक्चर्स में। यहाँ जस्ट उनके एप्लीकेशन से हम अप्लाई करेंगे। तो जाहिर है कूलम्ब जो फोर्स है वो एक्चुअली वहीं सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो mv स्क्वायर अपॉन rn के स्क्वायर अपॉन rn का स्क्वायर होगा, rn और (2) में से कैंसिल आउट होगा। जब rn यानी nth ऑर्बिट के रेडियस को यहाँ मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये rn इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन mvn का स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 आया। हमारा टास्क जो है वो nth ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, लिहाजा rn तो सेपरेट हुआ, अलग हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक मुश्किल हमें यहाँ पेश आ रही है, वो ये है कि nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो उसका स्पीड मालूम करना, ये काफी टफ जॉब होता है। जाहिर है एटम ही वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और फिर उसके अंदर जाके उसके शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम करना, ये भी एक मुश्किल काम है। उस मुश्किल से निकलने के लिए हम nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल का जो फोर्थ पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम वाला mvr nh/2 पाई, इसमें vn को अलग करके इक्वेशन 3 में पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगे और वो कांस्टेंट वैल्यू हमें फायदा देंगे। तो लिहाजा मैंने फोर्थ जो पोस्टुलेट है बोर एटॉमिक मॉडल का वो अप्लाई किया, mvn rn = nh/2 पाई। इसमें vn को सेपरेट किया ताकि ये vn का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर सकूं, तो nh/2 पाई m rn, ये मैंने इक्वेशन 3 में vn की जगह में पुट किया और उसका स्क्वायर किया और हल किया। ज़ाहिर है कोई एलिमेंट्री क्लास नहीं है कि फिर कैंसिल आउट करते हो हल करेंगे हम। तो वो हल करने के बाद rn का जो वैल्यू मुझे मिला है वो इस तरह से आया है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर km e का स्क्वायर। इसमें ब्रैकेट में जो मैंने रखा ये तमाम वैल्यूज कांस्टेंट हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, k हमें मालूम है वो कांस्टेंट है कूलम्ब फोर्स के अंदर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट। इन वैल्यू को जब हम पुट करते हैं और n को फर्स्ट शेल के लिए 1 पुट करते हैं तो हमें जो पहला रेडियस यानी फर्स्ट शेल का जो फासला है न्यूक्लियस से वो हमें मिल रहा है 0.053 नैनोमीटर। नैनोमीटर 10⁻⁹ को कहते हैं। अच्छा, अगर हम n को 2 पुट करेंगे तो रेडियस नंबर 2 जो मिल रहा है यानी सेकंड शेल का जो फासला है न्यूक्लियस से वो 0.241 नैनोमीटर है, थर्ड में 0.48 नैनोमीटर है, फोर्थ में 0.84 और फिफ्थ में 1.32 नैनोमीटर। ये 6 7 वगैरह पुट करते जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलते रहेंगे। अच्छा, अब इस कैलकुलेशन में इस डेटा से जब हम देख रहे हैं हमें नजर आ रहा है कि R2 - R1 यानी सेकंड शेल जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाता है या सेकंड शेल और फर्स्ट शेल का जो फासला है वो थर्ड और 2 के फासले से कम है, और फिर 4 और 3 वाले से फिर ये वाला कम है। इससे मतलब इसका ये मतलब निकला कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब घूम रहे होते हैं उन शेलों के दरमियान फासला कम होता है, क्योंकि फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो सारे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, लिहाजा वो उन शेलों के दरमियान में फासला कम होता है। जो हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड पे हो रहा हो तो आसानी से छलांग लगा सकता है और वो उसकी छलांग काफी ऊंची हो जाएगी, यानी कि 1 से 2 में जो फासला है वो कम है, 2 से 3 में फासला कुछ ज्यादा है, 3 से 4 उससे ज्यादा है, 4 से 5 में और ज्यादा है। तो ये इस डेटा से हमें पता चल रहा है। तो यानी फर्स्ट शेल का जो फर्स्ट एनर्जी लेवल का फासला न्यूक्लियस से वो कितना मिला हमें 0.053 नैनोमीटर। तो ये कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए मैथमेटिक्स था। तो उसका शुरुआत हमने कहां से किया, हमने
हाइड्रोजन एटम को जूम करके अपने आसानी की खातिर उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया। उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा होता है और जितने फासले पे घूम रहा होता है उसको हमने R से डिनोट किया। और फर्स्ट शेल के लिए 1 होगा, R1 होगा, सेकंड के लिए R2, R3 वगैरह। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन की वजह से वो घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कॉलम फोर्स है और कॉलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने कंपेयर किया और हमने चूंकि कार्टेशियन ऑफ रेडियस है तो r n को हमने स्प्लिट किया के ई स्क्वायर अपन एम एन का स्क्वायर हो गया। और वो जो वी एन है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनलेट ऑर्बिट वो भी मुश्किल था कैलकुलेट करना और उसके लिए हमने अप्लाई किया फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल और उनका वैल्यू ले जाके इक्वेशन 3 में पुट किया। लास्ट में हमें जो आर एन के रिलेशन मिला वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान ब्रैकेट में जो हमने वैल्यू लिखा 4 पाई स्क्वायर के एम ई का स्क्वायर इनका वैल्यू जब हमने पुट किया और रेडियस 1 के लिए शेल नंबर 1 के लिए 1 पुट किया, 2 के लिए 2 पुट किया, 3 के लिए 3 पुट किया तो हमें वैल्यूज मिलते रहे 0.053 नैनोमीटर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। बाकी के लिए वैल्यूज वो डेटा में है और इस डेटा से हमने ये भी रिजल्ट अखज़ किया कि फर्स्ट और सेकंड में फासला कम है, सेकंड और थर्ड में उससे कुछ ज़्यादा है, थर्ड और फोर्थ में और ज़्यादा है। आगे जाएंगे तो उनके दरमियान में सेपरेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे अपने आसानी के लिए समझने के लिए। अच्छा, बाकी अभी हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के लिए, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होती है फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में उसका वैल्यू क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में। चूंकि बाहर ने बताया था ना कि जिस शेल में होगा उसका एनर्जी भी स्पेसिफिक होगी, फिक्स वैल्यू होगी। यानी कि फर्स्ट शेल में तो उसका वैल्यू उस हिसाब से फिक्स स्पेसिफिक होगी और सेकंड में है तो उसका वैल्यू और होगी। तो उसके लिए अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो आप देख लीजिए। क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड के साथ दूसरे व्हाइट बोर्ड पे भी एनर्जी के लिए हमने कैलकुलेशन किया है। अब वो आपने उसको भी देखना है जी। जी वो रेडियस के हवाले से हमने जो डिस्कस किया था उसका फिर हमने एक जनरल फॉर्म भी बनाया है। जैसे कि Rn है तो उसके लिए R1 होगा 4R1 होगा 9R1 होगा 16R1 फिर 25 36 49 वगैरह वगैरह। खैर एक जनरल फार्मूला है उसके लिए। नेक्स्ट में हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो एक्सप्रेशन फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जीज, इसके लिए भी हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। हमें मालूम है कि जब भी कोई मैस रखता हुआ बॉडी मूवमेंट करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और काइनेटिक एनर्जी है और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी जिक्र आ रहा है। तो वहाँ फिर पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें मालूम है हाफ एम स्क्वायर होता है। v जहाँ पर भी आएगा उसके साथ हम सब्स्क्रिप्ट में n लिखेंगे, n nth ऑर्बिट को शो करता है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए के ई अपन आर एन आ जाएगा। ये कैसे आता है इसका कैलकुलेशन भी हमें, ये टास्क नहीं है, यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। और ये कैसे आता है आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे किसी बॉडी को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में लेके जाते हैं बुलंदी पे तो वर्क करते हैं ना, तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स उसके वजन mg और डिस्प्लेसमेंट है, तो mg को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेगेटिव साइन हमेशा अगेंस्ट द वर्क, फील्ड के अगेंस्ट में। अच्छा, तो ये माइनस के ई स्क्वायर अपन आर एन, ये माइनस शो कर रहा है, ज़ाहिर अगेंस्ट काम हो रहा है, इसको शो कर रहा है। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर वो अट्रैक्ट होके अंदर नहीं जाके बाहर की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में है ना, वो बाहर की तरफ अंदर की तरफ। तो खैर ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट के अंदर उन दोनों को सम करते हैं तो nth ऑर्बिट की एनर्जी मिलता है हमें, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे mv स्क्वायर n बोर एटॉमिक मॉडल का जो फोर्थ पोस्टुलेट है mv n जो था, इधर हमारे पास एक रिलेशन था, उसमें आप इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया था
तो उसमें हमें मिला था mv स्क्वायर n इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपान आर एन आया था जो पहले वाले व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा था। तो इसका वैल्यू एम वी स्क्वायर एन का वैल्यू वहां से मैं पुट करूंगा तो वो इधर आ जाएगा के ई स्क्वायर अपान 2 आर एन माइनस के ई स्क्वायर अपान आर एन 2 आर एन को एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के ई अपान 2 मल्टीप्लाई बाय जहां आर एन का भी जो रिलेशन था वो आपको मालूम है, हमने अलग जो किया था इक्वेशन 4 में, उसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के ई स्क्वायर अपान 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर भी एन को जब हम सेपरेट करेंगे तो एन क्वांटम नंबर है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल के लिए। बाकी ये वैल्यू जो ब्रैकेट में 2 है, पाई है, के है, एम है, ई है, एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, ये तमाम कांस्टेंट है। इनको हमने ई नॉट का नाम देना है। नॉट हमेशा नॉट 1 2 वगैरह ये शो करता है कांस्टेंट को। तो ये जो ई नॉट है उसका वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 13.6 हमें मिलता है, ये ई नॉट, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसका वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2 में जब हम पुट करते हैं तो -328.32 किलो जूल पर मोल भी मिलता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि n मोल को शो करता है तो किलो जूल पर मोल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ई नॉट जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय किलो जूल पर मोल में लिखते हैं तो उसका ये जो 13.6 वैल्यू है वो -13.315 किलो जूल पर मोल होगा। और जब हम n2 पुट करेंगे तो वो -328.32 किलो जूल पर मिलेगा, और इसी तरह से वैल्यूज मिलते रहेंगे। और इसके अंदर n को 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 होगा, 4 पुट करेंगे तो 16, 5 पुट करेंगे तो 25। अब इस डेटा की मदद से हमें क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि E2 और E1 यानी एनर्जी लेवल नंबर 2 और एनर्जी लेवल नंबर 1 में जो फर्क है वो ग्रेटर है किससे? 3 और 2 का जो फर्क है उससे, और वो ग्रेटर है 4 और 3 से, और वो ग्रेटर है 5 और 4 से। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि अंदर न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उन शेलों के दरमियान में जो एनर्जी है उसका फर्क ज्यादा होता है, और जितने हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो उन कंजर्वेटिव एनर्जी शेलों के दरमियान का फर्क कम होता है। और जबकि रेडियस की शक्ल में हमने देखा कि रेडियस हम जितना हम दूर चले जाते हैं तो उनमें सेपरेशन ज्यादा होता है। तो ये एनर्जी के लिए रिलेशन था, और वो जो व्हाइट बोर्ड पर हमने डिस्कस किया वो रेडियस के लिए था। तो आज हम इसी पे क्लोज करेंगे, और मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों को मिला के रिकेप करने की, ताकि एक जनरल आइडिया आपको मिले। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जिसका प्रोनाउंसिएशन बाद में बोर पढ़ते, बोर, लेकिन हम बोहर पढ़ते आदि हैं तो इसलिए हम बोहर पढ़ेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल में उसके 4 पोस्टुलेट्स थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद आया था, और उसके डिफेक्ट्स उसने एड्रेस किया था। तो काफ़ी चीज़ें उसने उसमें माना था, सिर्फ डिस्क्रिटाइजेशन हो रही थी, यानी डिस्क्रीट फॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, ये बताया था बोहर ने। और फिर इलेक्ट्रॉन्स खुद एक्साइट नहीं होते हैं, हमें एनर्जी देना होता है, और वो डी एक्साइट होते हैं तो हम एनर्जी देते हैं, ये कहा था। और फिर एनर्जी लॉस नहीं करते, गेन नहीं करते हैं, फिर ये भी कहा था। और ये भी कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π के बराबर होता है। ये उसके 4 पोस्टुलेट्स थे, और उसकी मदद से हमने ये मालूम करना होता था कि रेडियस यानी एनर्जी लेवल अगर फिक्स है, उसका वैल्यू है, जैसे कि हमें पता चला ना कि जो फर्स्ट वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फिर अगर किलो जूल में
लिखते हैं तो 13.315 किलो जो पर मोल है, तो वैल्यूज है ना फिक्स है। तो इन वैल्यूज में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो उनके लिए तो ज़ाहिर कैलकुलेशन करके वैल्यू लाना होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, और एटम को लिया और उसको जूम किया और उसका रेडियस लिया फर्स्ट स्टेट के लिए, यानी nth ऑर्बिट के लिए, और स्टार्ट लिया मॉडलिंग कहाँ से, कॉलम फोर्स से, और कॉलम फोर्स से सेंटीमीटर फोर्स के साथ मैच किया करके हमने आर एन का वैल्यू फाइंड किया, और आर एन के वैल्यू का एक जनरल फार्मूला मिला, और nth ऑर्बिट के लिए उसमें 1 2 3 4 पुट करते गए और हमें वैल्यू मिलते गए। और उस डेटा पे हमने देखा कि 1 और 2 का जो सेपरेशन है और वो कम है बनिस्बत 2 और 3 पे, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो उनका सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वो वैल्यूज भी कांस्टेंट वैल्यू मिले हमें, और पहले ऑर्बिट के लिए जो फासला था वो 0.0529 नैनोमीटर था। तो इसी तरह से आगे वैल्यू मिलते गए। फिर हमने एक जनरल फार्मूला बनाया R14 R19 R16 R1, तो और ये इसी से हमें पता चल रहा है कि जो जो आगे बढ़ते जाएंगे तो उनका सेपरेशन पहले के निस्बत बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटाइज्ड एनर्जी के लिए हमने रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की, और क्वांटाइज्ड एनर्जी के लिए उस एनर्जी लेवल में गए वहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, और उस इलेक्ट्रॉन में ज़ाहिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और उन दोनों का वैल्यूज हमने पुट के उनको सम अप किया। करने के बाद हमने आखिर में एक रिलेशन बनाया जनरल, ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज हैं और nth ऑर्बिट को शो करता है, और उसमें 1 2 3 4 पुट करते गए और वैल्यू मिलते गए। और उस वैल्यू की डेटा पे वो जो डेटा हमें मिला उसको देख के हमने ये गेस किया, ये हमें पता चला कि 2 और 1 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है 3 और 2 के मुकाबले में, और 4 और 3 के मुकाबले में, फिर 5 और 3 के मुकाबले में ये ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे उतना उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से एनर्जी भी मैटर करता है। तो ये था जी आज का टॉपिक, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैथमेटिक्स है इसमें, और लॉजिक को समझना है, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस से भी ज़्यादा गौर से सुनना, देखना और पढ़ना होता है। और इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और जहाँ कमी बेशी है तो उसको भी आप खुद एड्रेस करेंगे, देखेंगे, नेट से मदद लेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर इससे कनेक्टेड जो भी है वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।